अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हम रिदम को डिस्कस कर रहे हैं और रिदम में हम टैकीकार्डिया को लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। और टैकीकार्डिया में हमने देखा था कि हार्ट रेट जो है वो मोर देन 100 था और हमने उसको डिवाइड किया था नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया के साथ रेगुलर एंड इरेगुलर रिदम में। और हमने देखा था कि अगर रिदम रेगुलर था तो मोस्ट कॉमन कंडीशन हमारे पास एसवीटी थी और हमने एसवीटी को डिस्कस किया था कि हमने किस तरह से मैनेज करना है। और हमने ये भी कहा था कि अगर रिदम इरेगुलर हो तो मोस्ट कॉमन कंडीशन हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन थी और एट्रियल फिब्रिलेशन को भी हमने देखा था कि कैसे मैनेज करना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया के बारे में। ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया से मुराद ये है कि हार्ट रेट जो है वो 100 से ज़्यादा ही होगा, जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें QRS जो है वो मोर देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर या यूँ कह लें कि मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड होगा, राइट। तो जब आपको ऐसी कंडीशन मिले तो इसको हमने ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया लेवल करना है। और इसी तरह जैसे नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया में आपको 3 कंडीशन मिली थी कि या तो पेशेंट शॉक में होगा, या फिर पेशेंट जो है वो रेगुलर रिदम के साथ होगा, या पेशेंट जो है वो इरेगुलर रिदम के साथ होगा। तो इसमें भी बिल्कुल ऐसी ही 3 कंडीशन मिल सकती हैं। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर पेशेंट शॉक में है या उसको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन चल रहा है या उसको हार्ट फेलियर वाले साइन सिम्टम्स हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, या वो सिनकपी में प्रेजेंट हुआ है, तो फिर हमने जो है वो इमीडिएटली CPR स्टार्ट करना था। और CPR में हमने डिस्कस किया था कि हमने 2-3 काम जो हैं वो इमीडिएटली करने होते हैं, जिसमें कार्डियक कंप्रेशन है और रेस्क्यू ब्रेथ्स हैं साथ देने होते हैं। और साथ ही हमने ये भी कहा था कि सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करनी है। और हमने डिस्कस किया था कि पहले 120, उसके बाद 150 और उसके बाद 360 जॉल्स पे आपने जो है वो पेशेंट को करंट डिलीवर करने हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर पेशेंट इरिटेबल हो तो हम उसको सिडेट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम उसके इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अर्जेंट बेसिस पे लैब में भेज के देख लेते हैं कि अगर पोटाशियम के लेवल में, कैल्शियम के लेवल में या मैग्नीशियम के लेवल में कोई फ़र्क है तो हम उसको भी ट्रीट करने की कोशिश करते हैं साथ ही साथ। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस CPR के दौरान में हमने IV अमायोड्रोन भी देनी होती है और उसको हमने 2 स्टेप्स में देना होता है। इनिशियली 300 mg इन फर्स्ट 20 मिनट्स में देनी होती है, जो कि हम पेरिफेरल लाइन में ही दे देते हैं। और नेक्स्ट 24 आवर्स में जो है वो हमने 900 mg मज़ीद देना होता है, जो कि हम सेंट्रल लाइन से देते हैं, राइट। इसमें थोड़ा सा एडिशन ये है कि आप ये याद रख लें कि जब ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया हो तो हमें पेसिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है। पेसिंग से मुराद ये है कि हार्ट का जो अपना जो रिदम कंट्रोल था वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, तो हमें एक्सटर्नली रिदम कंट्रोल करने के लिए कोई डिवाइस देनी पड़ेगी। उसको हम पेसर डिवाइस बोलते हैं। ये डिवाइस जो है वो 2 तरह की हो सकती है, टेम्परेरी पेस मेकर भी हो सकता है और परमानेंट पेस मेकर भी हो सकता है, राइट। टेम्परेरी पेस मेकर जो है वो ट्रांसजुगुलर जो है वो इंसर्ट किया जाता है। इनिशियली एमरजेंसी में जो है वो ट्रांसक्यूटेनियस स्पेसिंग यानी कि टेम्परेरी पेस मेकर जो है वो इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद उसको परमानेंट पेस मेकर के साथ रिप्लेस किया जाता है। तो ये ऑब्वियसली कार्डियोलॉजी टीम करती है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे पेसिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। अगर रिफ्रैक्ट्री है, रिफ्रैक्ट्री का मतलब ये है कि यह सारे स्टेप्स आप यहाँ तक कर चुके हैं लेकिन फिर भी पेशेंट जो है वो स्टिल इस कंडीशन में है, तो इसको हम रिफ्रैक्ट्री बोलेंगे और इसमें हमें कार्डियोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पेशेंट जो है वो आपके पास ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया विद रेगुलर रिदम के साथ आए, राइट। तो जब ये कंडीशन हो, इस प्रेजेंटेशन के साथ जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, जिसको हम VT बोलते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए आपने IV अमायोड्रोन देनी है, जिस तरह से ये मैंने बताया उसी तरह से इसकी डोज़ है। और जो सेकंड डोज़ है वो सेंट्रल लाइन में देनी है। और अगर पेशेंट को हिस्ट्री है कि उसको SVT विद बंडल ब्रांच ब्लॉक पहले कभी हो चुका है तो फिर आपने उसको ट्रीट करना है एज नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। इसको हम SVT को हम नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। तो इसमें ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि इसमें हम जो है वेगल मनूवर्स करते हैं और इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो IV एडिनोसिन है, जो कि हम 6 mg IV बोलस देते हैं। और उसके बाद अगर पेशेंट रिवर्ट ना हो तो 12 mg का बोलस जो है वो 5-6 मिनट्स के बाद हम रिपीट कर सकते हैं।
और इसको हम 2 दफ़ा दे सकते हैं, यानी कि टोटल हमने 30 mg देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी। या इसकी अल्टरनेट है IV वरापामिल, ये ज़रा इजीली मिल जाती है और इसकी डोज है 2.5 to 5 mg IV स्टैट। तो ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया विद रेगुलर रिदम को आपने इस तरह से ट्रीट करना है। इसमें जो आपको थर्ड पिक्चर मिल सकती है वो ये है कि पेशेंट आपके पास प्रेजेंट हुआ है, ब्रॉड QRS है और साथ में इर्रेगुलर रिदम है, राइट। तो अगर ये वाली पिक्चर में आपको मिलती है तो इसमें जो मोस्ट कॉमन कंडीशन हो सकती है वो एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर विद बंडल ब्रांच ब्लॉक, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि पेशेंट जो है वो पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हो, जिसको हम टोर्साइटिस डी पॉइंटिस भी बोलते हैं, राइट। इसकी एक टिपिकल ECG पिक्चर होती है, आप गूगल पे लिखेंगे टोर्साइटिस डी पॉइंटिस तो आपको पिक्चर्स आ जाएंगी सामने। उसमें आप देखेंगे कि इसकी बड़ी एक टिपिकल सी वेव फॉर्म होती है, जिसमें QRS जो है वो बड़े हो रहे होते हैं, फिर छोटे हो रहे होते हैं, फिर बड़े हो रहे होते हैं, एक रिदम में चल रहा होता है। तो आपको ये याद रहेगा हमेशा। तो अगर तो आपको ये वाली कंडीशन मिलती है, फिर आपने पेशेंट को IV मैग्नीशियम सल्फेट देना होता है 2 ग्राम IV इन्फ्यूजन, राइट। और अगर आपको लगता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन है, जिसको हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ब्रीफली आपको बता देता हूँ, एब्सेंट P वेव विद इर्रेगुलर रिदम, राइट। और अब हमने ये भी कह दिया कि साथ ब्रॉड QRS है। तो आपको अगर एब्सेंट P वेव मिल रही है और रिदम इर्रेगुलर है और QRS ब्रॉड है, तो फिर आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये पेशेंट जो है ये एट्रियल फिब्रिलेशन का है विद बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट। तो अगर ये कंडीशन आपको मिलती है तो फिर AFib के मैनेजमेंट में हमने डिस्कस किया था कि हमने इसमें 3 चीज़ें करनी होती हैं बेसिकली। नंबर 1 हमने रेट कंट्रोल करना है, नंबर 2 हमने रिदम कंट्रोल करना है और उसके बाद हमने एंटीकोगुलेट करना है, क्योंकि इस पेशेंट में जो है वो स्ट्रोक का रिस्क होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है एंटीकोगुलेट करते हैं। रेट कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन थी, हमने डिस्कस किया था कि हम बीटा ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं, मैंने बताया था कि मीटोप्रोलोल यूज़ कर सकते हैं IV, या हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं जो कि वरापामिल है मोस्ट कॉमनली। और उसके बाद रिदम कंट्रोल मैंने बताया था कि अगर तो एक्यूट है, यानी कि लेस दैन 48 आवर्स की हिस्ट्री है पेशेंट की, तो फिर तो हम स्ट्रेट वे इसको रिदम कंट्रोल कर सकते हैं अमायोड्रोन के ज़रिए, डोज वही रहेगी, या फिर हम इसको DC शॉक लगा सकते हैं पेशेंट को, राइट। ये 2 ऑप्शन हमारे पास होती हैं। लेकिन अगर 48 आवर्स से ज़्यादा की प्रेजेंटेशन है तो फिर हमने पहले उसको एंटीकोगुलेट करना है और फिर हमने उसको रिदम कंट्रोल करना है। तो एंटीकोगुलेशन के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस थी। हेपरिन हम दे सकते थे, डिस्कस कर चुके हैं, या फिर वारफेरिन दे सकते थे, या जो अब एक थर्ड न्यू ऑप्शन है ओरल एंटीकोगुलेंट्स की, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये चूँकि ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया होता है, तो इसमें चांस होता है कि पेशेंट किसी भी टाइम जो है वो अनस्टेबल हो सकता है। इवन ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट या इस ट्रीटमेंट के दौरान भी पेशेंट जो है वो अनस्टेबल हो सकता है। अनस्टेबल का मतलब ये है कि इनमें से कोई किसी कंडीशन में आ सकता है, शॉक में या सिनकपी में, यानी कि पल्सलेस हो जाएगा। तो फिर अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है तो फिर आपने स्टेप 1 से शुरू कर लेना है, यानी CPR से स्टार्ट करेंगे और साथ में अमायोड्रोन देंगे, और फिर जब वो उसकी पल्स वापस आ जाएगी तो फिर हम देखेंगे कि इसका रिदम कैसे है और इसका रिदम जो है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, और उसके मुताबिक फिर हम ट्रीट करते हैं। तो ये था कुछ ब्रीफ प्रेजेंटेशन कि अगर पेशेंट आपके पास ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया के साथ प्रेजेंट होता है तो आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है, राइट। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।